हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। एक्सीलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां आपको ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की भी क्लास उपलब्ध है। यह क्लास ऑफलाइन में ही चलती है, लेकिन साथ ही रिकॉर्ड होती है, जिसके कारण विद्यार्थियों को ऑनलाइन देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई बच्चा अगर ऑफलाइन देख रहा है क्लास, यहाँ पढ़ रहा है और उसको दिक्कत कभी कभार हो जाता है, तो ऑनलाइन देख करके उस डाउट को वह क्लियर कर सकता है। इसीलिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आइए हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 देखते हैं, ठोस अवस्था, जिसके अंतर्गत संकुलन क्षमता देख रहे थे। और संकुलन क्षमता में आद्य घनीय एकक कोशिका का देखा था आपने, जिसमें आया था 52.6% संकुलन क्षमता आया था। मतलब उसमें उतना जगह भरा हुआ, बाकी सब खाली है। तो आज हम लोग देखेंगे किसका देखेंगे 2 नंबर में, वो चलेगा अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका आद्य घनीय अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका का संकुलन क्षमता। तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका में कुल कितने परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। प्रत्येक कोने पर 1/8 परमाणु और एक केंद्र पर होता है। तो हमारा मेन उद्देश्य रहेगा यहाँ पर संकुलन क्षमता निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। कोशिका का फिगर बनाना है। कोशिका का फिगर बना रहे हैं, जिसमें हम परमाणुओं को दिखाएंगे और कुछ ही परमाणुओं को दिखाना है, जिससे हमको अध्ययन करने में दिक्कत ना हो। तो हमको देखिए क्या करना होता है। आपको भुजा, आपको हमने बोला था कि इसका जो परमाणु होता है भुजा का आधा से होकर के जाता है, नहीं उसका इस तरह से बताया भी था। और बीच में केंद्र में क्या होता है, एक परमाणु होता है। फिर से बनाते हैं एक बार, थोड़ा सा गोला थोड़ा बड़ा बन गया था। बीच में होता है एक परमाणु और 1/8 होता है प्रत्येक कोने पर। तो इसका देखिए डायगोनल लेना है आपको। होता तो बहुत जगह है, हर एक कोना पर 1/8। अच्छा बताइए इसका विकर्ण कौन सा है? विकर्ण हो गया, नाम दीजिएगा A B C D E F G H। विकर्ण देखिए DF हो गया। DF क्या हो गया? विकर्ण। और संगे संग कौन सा विकर्ण हो गया? EC विकर्ण हो गया। तो कितना विकर्ण हो गया? EC विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया। तो 2 ही ना विकर्ण होगा इसमें, कि 4 होगा? देखिए खोज करके 4 को कैसे होगा। विकर्ण जो होता है ना, देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और एक 4 हुआ। 4 होगा, क्या होगा? तो विकर्ण 4 ही होते हैं। तो आपको जो वैसा विकर्ण लेना है जो कि अध्ययन करने में दिक्कत नहीं हो। हमको करना क्या होता है? हमको करना ये है कि गोला का जो त्रिज्या है R और घन का जो त्रिज्या है A, दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना। वहाँ पर आपने क्या देखा था, R बराबर लाया था A/2 या A बराबर 2R लाया था ना। तो यहाँ भी हमको सबसे पहले संबंध दिखाना है कि त्रिज्या और घन के किनारा में क्या संबंध है। तो हमारे पास इस तरह का रचना करना है कि एक गोला है। आप देखिए इसको मिला दीजिए। ये जो मिला रहे हैं क्या है, वो विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। तो ये विकर्ण है। तो इस तरह का विकर्ण का हमको क्या देखना होगा। और साथ ही साथ आप इसको इससे मिला दीजिए। और ये क्या था जी? A B C D E F था ये, और ये G H हो गया। तो मान के चलेंगे, माना कि AB सी डी ई एफ जी, एच एक
कोष्ठिका है, क्या है? घनीय, घनीय कोष्ठिका है जिसमें 2 परमाणु स्थित हैं, जिसकी त्रिज्या R है ना। तो माना कि ABCD एक घनीय कोशिका है जिसमें 2 परमाणु स्थित है, जिसकी त्रिज्या R है एवं घन की भुजा क्या है? A, क्या है? A है। हमारा उद्देश्य, बार बार बोल रहे हैं, हमारा उद्देश्य रहेगा कि घन का जो भुजा है और गोला का जो त्रिज्या उसमें क्या संबंध है, पहले ये निकालना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो, अन्यथा दिक्कत ही दिक्कत है। तो आप ध्यान से देखोगे एक चीज़, यहाँ पर क्या देखना है, ध्यान से आप देखोगे क्या, एक त्रिभुज खोजिए, एक त्रिभुज देखिए जिसमें समकोण होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अच्छा ये बताइए कोण कितना है? 90 डिग्री, राइट? कितना है? चूंकि आधार से डाला हुआ, नीचे से ऐसे खींच दोगे तो क्या होगा, वो जो खींचा हुआ है ऊपर से लंब है ना, होगा 90 डिग्री होगा। तो नीचे खींचा हुआ है, तो ये नीचे खींचा हुआ ये लंब है, तो 90 डिग्री है, क्या है? तो उसके सामने का भुजा क्या हो गया? ये कर्ण हो गया, क्या हो गया? ये कर्ण हो गया, क्या हो गया? कर्ण। तो हम लोग पहले चलते हैं त्रिभुज में, ठीक है। तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा, ये भुजा ऐसा है जो कि इसके मदद से इस त्रिभुज से चलेंगे एक इसमें और एक इस त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है, 2 त्रिभुज में चलेंगे। तो पहले हम लोग करते हैं क्या, छोटा त्रिभुज हम चल देते हैं, नीचे वाला बेस वाला जो त्रिभुज है। तो त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? ये भी समकोण है, क्या है? अच्छा, तो अब आप बताइए कि ये कितना है? 90 डिग्री। लेकिन ये है 90 डिग्री, ये वाला नहीं है, ये 45 डिग्री है, उससे कम भी हो सकता है, 45 डिग्री होगा, चूँकि पूरा 90 है तो उसको 50 निकालेंगे तो 45 डिग्री होगा। तो इसलिए ऐसा मत कहना कि 90 डिग्री है, ये 45 होगा ही होगा। तो न्यून कोण है कहने मतलब, तो 90 का सामने एक भुजा क्या होता है? कर्ण होता है, क्या होता है? कर्ण। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो त्रिभुज EFH में, EFH में चलना होगा, क्या? FH बराबर स्क्वायर रूट EH का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर, राइट? EF का स्क्वायर, सबका वैल्यू डाल देना है, दोनों तो A ही होगा, तो हो जाएगा कितना? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, नहीं तो अंडर रूट हो गया, तो 2A स्क्वायर का अंडर रूट, बोले तो रूट 2A। तो हमको पता चल गया कि ओ HF निकल गया रूट 2A, राइट? अब ये HF का इस्तेमाल करना है त्रिभुज DHF में, ताकि रिलेशन आ जाए कि हमारा जो A है और इसका जो R है उसमें क्या रिलेशन है, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ से चलते हैं, इधर तो जगह खाली है, ठीक। अब यहाँ से देखिए त्रिभुज समकोणी है, समकोण त्रिभुज किसमें? DHF में, फिर वही देखना है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा? समकोण, ये 90 डिग्री है जी, तो 90 का सामने मुझे कर्ण हो गया, तो कर्ण DF क्या हो गया? DF क्या हो गया? DF बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा? HF का स्क्वायर प्लस DH का स्क्वायर। तो इस तरह से रूट अंडर HF का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, रूट 2A का होल स्क्वायर प्लस DH कितना दिया हुआ? DH भुजा है, कर्ण घन का तो सबका A ही है, सबका तो एक A ही भुजा रहेगा, सब A भुजा, तो A स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से रूट 2 का होल स्क्वायर 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो रूट 3A स्क्वायर हो गया, और 3A स्क्वायर का वर्गमूल रूट 3A हो जाएगा। तो आपने DF देखा। अच्छा,
डी एफ है क्या भाई, देखो डी एफ क्या है, विकर्ण है, तो इसका देखो सीधा संबंध गोला के त्रिज्या से होगा। ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो मिला के 1 2 3 4 4 आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर, 4 आर। तो इसको हम जो लिख सकते हैं डी एफ को क्या, 4 आर, क्या लिख सकते हैं, 4 आर। तो 4 आर बराबर √3a, नहीं तो इस तरह से हमारे पास रिलेशन आ गया, ये आर बराबर √3a/4, क्लियर। तो हमारा इतने काम करना था मेन रूप से कि कितना रिलेशन होता है ए और आर में, ए और आर में। अब क्या करना है, अब आपको सिंपल संकुलन क्षमता जो होता है आयतन से चलना है। घन का आयतन जानबे करते हो, घन का आयतन भुजा क्यूब, तो भुजा क्या है, ए है, ए क्यूब, और इसमें कितना गोला है, 2 है, तो 2 गोला या 2 परमाणु का आयतन निकालेंगे, 2 परमाणु का, चूंकि इसलिए, और इसमें भी चलना है 2 गोले का आयतन, और करके चलो, और 2 गोले का आयतन, जितना गोला है उतना से गुना कर देना बस, 2 गुना 4/3 पायर क्यूब, पायर क्यूब। अब बताइए कि आर का मान इतना है तो यहाँ रख देंगे, ठीक है, आर का मान इतना है तो यहाँ भी रख सकते हो, नहीं तो यहाँ रख सकते हो, जहाँ रखना वहाँ रखो, नो प्रॉब्लम। तो हम यही रख देते हैं ताकि दोनों ए और आर का रिलेशन में एक ही आ जाए, दोनों ए या आ जाए या तो सिर्फ आर ए में आ जाए वो, ठीक है ना। तो ये आपने देखा कि आर बराबर √3/4 है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रख सकते हो, रख दे बढ़िया रहेगा। तो 4 पाए है ना जी, तो 4 दूनी 8/3 पाए, और आर का मान रख दीजिएगा तो √3a⁴ का होल क्यूब, तो इसको कर लेना है काम। तो 8/3 पाए, हमको लगता है सारा काम वहीं पर करते तो बेटर रहता है कि नहीं। तो इसका कितना हो जाएगा पता है, एक बार करेंगे 3 बार है, तो 3 गुना 3 गुना 3, तो √3 गुना √3 3, तो 3√3 होगा। क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा 3√3, और इसका 4 चौक 16 चौका 64, और ये हो गया हाँ, ये वही तो गलत लिखा गया यहाँ पर जो है ना, √3/a ना था, वही हम देख रहे थे क्या हो गया, तो a हो गया, क्या हो गया, a⁴ हो गया, क्या हो गया, a⁴ इस तरह से हमको 8×8 64 काट ही दो, कायल रहेगा, है कि नहीं, 8×8 64 कट ही गया, हाँ 3 भी कट ही गया, तो पाए √3/8 a³, ये हो गया आयतन 2 गोले का, 2 गोले का आयतन। अब संकुलन क्षमता जानबे करते हो क्या करना होता है, जितना गोला है उसका बटे कुल घन का आयतन गुने 100, यही करना होता है। तो इतना करके काम कीजिए जल्दी से। 2 गोले का आयतन जो है ये निकला, और घन का आयतन ये होता ही है। तो इस तरह से हम अब क्या करेंगे, संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला आप जानते हो, और फॉर्मूला क्या, ये तो सर्वदा सत्य है कि किसी का भी क्षमता निकालना हो तो जिसका भी निकालना हो बटे कुल और गुने 100। तो अब देखते हैं संकुलन क्षमता इसका कितना होगा। संकुलन क्षमता बराबर कितना गोला है, 2 गोला है, तो गोले का आयतन बटे घन का आयतन गुने 100 गुने 100। तो 2 गोले का आयतन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, नीचे π√3 a³ बटे 8 बटे a³ अब गुने 100। तो आप इसको जानते हो कैसे सॉल्व करना है, π√3, अच्छा पाई का मान 22/7 रख करके, और पाई का मान 22/7 या 1.732 रख सकते हो,
वैसा करते हैं 1.732 रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई का मान होता है 1.732, यही ना होता है, नहीं 3.14 होता है, सॉरी 3.14 इसका मान होता है, सॉरी 3.14 गुने और √3 का मान 1.732 होता है, ठीक है। और गुने a क्यूब बटे 8 गुने a क्यूब गुने 100 गुने 100, a क्यूब कट गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना तो आएगा अप्रॉक्स 68%। कितना आएगा? 68%। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा कितना? 68%। तो सॉल्व करना है तो गुना करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो 3.14 गुने कीजिए 1.732, जल्दी से बताइए, बटे 8 गुने 100। 3.14 गुने 1.732 गुना कितना हुआ? कितना आया? 32 5.4 बस अब भागा दीजिए 8 से। भागा 8 कीजिए 0.6 और गुने 100 है ना, तो इसको 0.6 ही आया, 8 आया होगा ना कुछ। हाँ तो 9 8 अप्रोक्स आया, चलिए ना, ठीक है। तो इसको दशमलव हटाइएगा तो गुने 100 कट गया, तो 68% अप्रोक्स कि 68 आया। 68 हाँ ठीक है, यही है इसका एफिशिएंसी, यही इसका है एफिशिएंसी। तो अंतःकेंद्रित का जो संकुलन क्षमता होता है, आपने देखा 68% अप्रोक्स आया। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा, तीनों का पूछता है ऑब्जेक्टिव में, क्लियर है ना, तीनों का। अब तीसरका देखते हैं कितना आता है। तो सबसे ज़्यादा तीसरका आएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, जगह बहुत कम खाली रहता है, 74 के अप्रोक्स चला जाता है उसमें। इसको मिटा देते हैं। अब क्या करना है, बस अंतःकेंद्रित को बना देना है फलक केंद्रित। फलक केंद्रित, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित मतलब फलक पर रहेगा, तो 3 है, फलक पर रहेगा आधा आधा परमाणु और प्रत्येक कोना पर रहेगा 1/8 परमाणु। तो उसमें भी क्या करना होता है आपको, वही कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है कि परमाणु की त्रिज्या और घन के भुजा में क्या संबंध होना चाहिए, वही संबंध निकाल करके, और फिर हम एक गोले, कितना गोला रहता है इसमें, 4 गोला, 4 गोले का आयतन बटे घन का आयतन और गुने 100 कर देना है, संकुलन क्षमता निकल जाएगा फटाफट। तो मान के चलेंगे ABCD, AB माना ABCDEFGH एक कोष्टिका है, एक एकक कोष्टिका। अब कौन सा कोष्टिका है, शुरू में लिख दिया गया है, कोष्टिका है जिसकी भुजा कितना है, A है, एवं कितना गोला इसमें रहता है, 4 परमाणु, 4 परमाणु व्यवस्थित है, जिसकी त्रिज्या
आर है, छोटी आर। चलिए दिखा देते हैं। तो प्रत्येक कोने पर 1/8 परमाणु, प्रत्येक कोने पर 1/8 परमाणु एक्चुअली इसको टच करता है। अगर नहीं टच कर रहा है तो कोई ऐसा अथी ने ऑब्जेक्शन न मत लगाइएगा, क्योंकि बनावट हम लोग का हाथ का वैसा ही हो रहा है। टच करेगा एकदम, इसको इससे आधा आधा टच करता है। तो देखिए हमको क्या करना है, प्रत्येक भुजा ए है तो इसमें कितना होता है, आधा। कितना होता है, आधा। लेकिन त्रिज्या तो त्रिज्या होता है, आधा गोला का कहो त्रिज्या तब भी आर, पूरा गोला का कहो तब भी आर ही न रहेगा। तो एक आधा है गोला इसमें, तो त्रिज्या कितना है, आर है। कितना है, आर है। तो एक गोला है ये, और एक गोला इस पर है ना, और एक गोला यहाँ पर है इस तरह से। तो इसको इससे मिला दीजिए, मिला दिया। भुजा कितना है सबका ए, और त्रिज्या कितना है आर। अगर ये आर है तो ये भी आर, ये भी आर, और मिला के 4r हो गया। कितना हो गया, 4r। तो हम लोग किस में चलेंगे, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना। फिगर हमारा यही है, इस पर ध्यान देना है बस, पूरा मत ध्यान देना है। चिड़िया की आँख कैसे नजर आता है, चिड़िया की आँख पर ध्यान देना है कि नहीं। पूरा चिड़िया नहीं देखना है, उसको देखना है सिर्फ कि इसमें करना क्या है। तो करना क्या है, बस यही आपको ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है, पहले हमको लगता है एक ही बार में आ जाएगा रिलेशन। देखिए ये कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बन रहा है, और ये क्या है, 90 डिग्री के सामने मुझे कर्ण होता है, कर्ण होता है। ये लंब हो गया, आधार हो गया, जो भी है। तो हम लोग बस एक त्रिभुज में चलेंगे, काम बन जाएगा। त्रिभुज ई डी एच में, ई डी एच में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ई डी एच में चलेंगे। क्या चलेंगे, ई डी बराबर पाइथागोरस प्रमेय से, ई डी बराबर स्क्वायर रूट ई एच का स्क्वायर प्लस डी एच का स्क्वायर, डी एच का स्क्वायर। तो बताइए ई एच कितना, ई एच हमको निकालना है ई डी। तो ई डी ई एच कितना है, ई एच हो गया ए स्क्वायर, डी एच भी कितना हो गया ए स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखिएगा, ई डी बराबर √2 आएगा ना, √2। तो 2a स्क्वायर का मतलब √2a, √2a आ गया। और ई डी क्या है बताना, ई डी मिला के 1 2 3 4 आर है, 4r लिख देना है। क्या लिखना है, 4r बराबर √2a, √2a। तो r बराबर क्या आ जाएगा, √2a/4। क्लियर। तो आपने देखा r और a में क्या रिलेशन आया, ये आया। अब सिंपल है, जो करते हैं वही करना है। क्या करते हैं हम लोग, घन का आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, घन का आयतन। हाँ, तो घन का आयतन, घन का आयतन बराबर जानते ही है, भुजा क्यूब तो a क्यूब है। और कितना गोला है, 2 कैसे रहेगा, 3 और 1 4 रहेगा, ठीक है ना। 3 गो तो रहेगा सब फेस पर, और 1 रहेगा प्रत्येक कोना पर, ठीक है ना। आधा आधा मिला के 6 होगा तो 6 गुना है ना, तो 1/2 तो 3 आएगा, और प्लस 1 प्रत्येक कोना पर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 4 परमाणु का आयतन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से तीनों में से कोई एग्जाम में पूछ ही देगा आपको। 4/3 पायर क्यूब, पायर क्यूब। तो अब ये आर का संबंध यहाँ दिख रहा है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4/3 पाई का मान 3.14 गुने आर का मान है √2, तो √2 डायरेक्ट लिख दें, 2√2 2√2,
और ए क्यूब बटे 4 चौक 16 चका 4 चौक 16 16 चका 64। तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 छिक 24, 16 हो गया। तो 3.14 और गुने, इसको भी गुनाई कर लो, 4 दूनी 8, 2 और 3 दूनी 6 बटे 3 और गुने √2 का मान कितना होता है? 1.414 होता है ना, 1.414 होता है और गुने ए क्यूब बटे 16। ज़्यादा भास्ट इसको नहीं करना होता है, आपको ध्यान देना है कि कट जाएगा ए क्यू और जो बचेगा यही हो, गुना भागा करके आंसर लिख देना है। और आपको याद भी रखना है, ऐसा नहीं कि गुना करने के चक्कर में परेशान हो जाओ, एग्जाम में टाइम में बर्बाद हो गया। आपको याद रखना है कि आपका आधे घनी का कितना होता है? 52 है ना, 52.6% लगभग। और अंत केंद्रित का जो आया था कितना आया था? 68% अप्रोक्स आया था, है ना। ये सब याद रखना है, ये सब याद रखना है। और इसका आएगा 74 के अप्रोक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, निकालना चाहते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता किसका निकाल रहे हैं पता ही है। संकुलन क्षमता बराबर कितना परमाणु है भाई? तो 4 परमाणु है ना, 4 परमाणु का आयतन बटे घन का आयतन, घन का आयतन और गुने 100 4 परमाणु का आयतन तो दे ले 6.28 बटे 3 गुने 1.4 गुना करना शुरू कर दिए ऊपर और बटे, इसको लिख देते हैं 16 को 16 48 और गुने ए क्यूब बटे ए क्यूब। क्लियर? तो इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आता है और गुने 100। तो ए क्यू कट जाएगा जी, जब इसके साथ रहेगा तब भी। तो 6.28 गुने 1.414 बटे 48 इंटू 100 और कीजिएगा तो अप्रॉक्स वही 74 के आसपास आएगा। 73 या 73.9 समथिंग आता है मेरे ख्याल से। तो उसको देखेगा ना 74% अप्रॉक्स आएगा, ठीक है ना। 74% को सॉल्व कीजिएगा तो आंसर यही होगा। ठीक, इस तरह से आपने देखा। तो तीनों का ज़रूरी है याद रखना, तीनों का बहुत ज़रूरी है। सिंपल क्यूबिक का जो होता है वो याद रखना है, फिर फलक केंद्रित का याद रखना है, फिर अंतः केंद्रित का याद रखना है। तो तीनों याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 4 परमाणु का आयतन बोले थे, लेकिन क्या हुआ ना कि 4 से गुना करना भूल गए थे। तो गुने 4 कर देना है सब में, ठीक है ना। गुने 4 कर देना है सब में गुना 4 करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो इस तरह से गुने 4 कर देना है सब में और सॉल्व करके लाइएगा तो आएगा अप्रोक्स 74% अप्रोक्स आएगा। एक्चुअली याद रहता है ना हमको, ये सब याद है। तो याद है तो कैलकुलेशन करना है तो ऑटोमेटिक 74% आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 4 से गुना नहीं किए जबकि लिखे थे। कोई बात नहीं, नोट्स में सुधार लीजिए, आएगा 74% ही। तो इस तरह से हम लोग जो है एकक कोशिका का जो भी संकुलन क्षमता था आपने निकाल लिया, हमने निकाल लिया। अब जो है इस संकुलन क्षमता में एक और पैरामीटर्स होता है, घनत्व। क्या होता है? घनत्व इसका कितना होगा वो निकालने का काम करेंगे। और इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? घनत्व निकालने के लिए द्रव्यमान और आयतन, तो आपको तो आयतन के बारे में पता है, घन का भुजा क्यूब होता है। लेकिन इसका द्रव्यमान कितना होगा वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। तो द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग जो है एकक कोशिका का द्रव्यमान निकालेंगे। एकक कोशिका का तो सबसे पहले आपकी इसकी भुजा ए मानना पड़ेगा।
और साथ ही साथ इसका भुजा जब a मान लिए तो इसका द्रव्यमान भी मानना पड़ेगा, द्रव्यमान भी मानना पड़ेगा और घनत्व भी मानना पड़ेगा। तो मान के चलेंगे क्या, इसका घनत्व कितना है, घनत्व d है, क्या है, घनत्व। और साथ ही साथ इसका मोलर द्रव्यमान कितना m है। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलर का मतलब एक मोल में जितना द्रव्यमान रहता है उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो मोलर द्रव्यमान है, मोलर, मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान निकाल दिया हुआ रहेगा आपको। तो इस तरह से आपको इसका घनत्व देखना है। क्या देखना है, घनत्व देखना है। तो घनत्व देखने के लिए और साथ ही साथ इसका रहेगा क्या दिया हुआ, एक होता है टर्म अवगाद्रो संख्या। क्या होता है, अवगाद्रो संख्या, Na, अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या। तो ये अवगाद्रो संख्या जो होता है इसका मान फिक्स होता है। कितना होता है, 6.023 गुने 10 का पावर 23। क्या होता है, 23। वो भी किस में चलता है, मोल में चलता है। क्या चलता है, मोल, पर मोल, पर मोल। एक मोल में जितना परमाणु, अणु या आयन होता है ना उसे बोलते हैं अवगाद्रो संख्या। एक मोल में, जैसे एक दर्जन में कितना चीज़ होता है, 12 चीज़ होता है, 12 चीज़ होता है ना। तो एक दर्जन में 12 चीज़ होता है, तो एक दर्जन क्या वो मोल हुआ, और उसमें कितना चीज़ हुआ, 12 चीज़ हुआ। जैसे 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो 1 किलो क्या वो मोल हुआ, एक तरह से मान सकते हो उसको मोल। और उसमें कितना हुआ, 1000, तो वही 1000 ग्राम हुआ। अवगाद्रो नंबर की तरह उसको कंसीडर कर सकते हो, मान के चलना, ऐसा नहीं कि भाई वही है। आप उसकी तरह से बता रहे हैं कि एक मोल में इतना अणु, परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं। जैसे एक दर्जन में हम बोल सकते हैं 12 केला, 12 अमरूद, 12 ये सब हो सकता है ना, वैसे ही। तो ये अवगाद्रो संख्या है। क्या है, अवगाद्रो संख्या है। और साथ ही साथ आपको एक परमाणु का द्रव्यमान लेके चलना पड़ेगा। इसमें एक परमाणु है ना, परमाणु है, तो परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का, एक परमाणु का द्रव्यमान, द्रव्यमान लेके चलना है। कितना, छोटी एम, कितना, छोटी एम। ये सब चीज पता रहेगा। ये भुजा है, क्या ये, भुजा, भुजा। इतना सब चीज 1 2 3 4 5 ये सबको पैरामीटर बोलते हैं, पैरामीटर। तो मान के चलेंगे क्या, मान के चलेंगे कि हमारा जो सबसे पहले टॉपिक है क्या देंगे, एकक कोष्ठिका का बीमीय गणनाएं, बीमीय गणनाएं। बीमीय का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और ये सब देखना है। तो एकक कोष्ठिका का बीमीय गणनाएं, बीमीय, बीमीय सही लिखा है क्या, बीमीय, देख लेते हैं जरा सा, कहीं लिखा होगा। एकक कोशिका का बीमीय संबंधी गणना या बीमीय, कोई भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। बीमीय ऐसे लिखिए ना, या बीमा लिखिए, बीमा संबंधी गणना, ठीक है। तो गणना करेंगे उसका। तो हमारे पास एकक कोशिका है, इसमें 5 पैरामीटर होता है ना। इसमें क्या होते हैं, माना कि एकक कोशिका में 5 पैरामीटर, 5 पैरामीटर का मतलब क्या आता है, जो आपको गणना करना है, ठीक है ना। 5 पैरामीटर है। कौन कौन है, भुजा है, ए है, ठीक है, और मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना है, m है, बड़ी m। और क्या है, घनत्व है उसका,
डी है, क्या है? डी है। और अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या क्या है? एन, क्या है? एन है। ए का मतलब अवगाद्रो हुआ। और परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? छोटी एम, छोटी एम। तो घनत्व जो होता है, घनत्व ज्ञात करना है। क्या करना है? तो घनत्व, तो घनत्व ज्ञात करना है। घनत्व ज्ञात करना है किसका? एकक कोशिका का, एकक कोशिका का। तो घनत्व हम लोग जानते हैं, बताओ, द्रव्यमान बटे आयतन। सीधा सीधी बात होता है क्या? द्रव्यमान बटे आयतन। तो किसका द्रव्यमान भाई? कोशिका का द्रव्यमान है ना, कोशिका का द्रव्यमान अब बटे कोशिका का आयतन। तो कोशिका का आयतन तो हम लोग भुजा क्यों दे देंगे, लेकिन द्रव्यमान नहीं पता है, द्रव्यमान नहीं पता है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें द्रव्यमान निकालने के लिए किसका द्रव्यमान होगा? किसका द्रव्यमान होगा? द्रव्यमान किसका होगा? परमाणु का ना होगा, जो उसमें भरल है ना, उसी का द्रव्यमान होगा। तो हम लोग द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है ना, परमाणु का। किसका? परमाणु का। तो परमाणु का देख लेते हैं, इसको यही हमको निकालना भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। परमाणु का द्रव्यमान, कुल, एक के बार में, कुल परमाणु का द्रव्यमान, कुल परमाणु का द्रव्यमान। कुल परमाणु का क्या करेंगे? द्रव्यमान निकालने का काम करेंगे। तो कितना होगा? कुल परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? एकक कोशिका में परमाणु की संख्या और गुने एक परमाणु का द्रव्यमान। देखिए, कुल परमाणु का द्रव्यमान बोल सकते हो। देखो लड़का, हेलो स्टूडेंट, देखो, कुल परमाणु के द्रव्यमान को हम लोग बोल सकते हैं क्या? एकक कोशिका। क्या बोल सकते हैं? एकक कोशिका। एकक कोशिका, ठीक है, एकक कोशिका। इस एकक कोशिका में आपको कितना है? तो परमाणु की संख्या गुने एक परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु की संख्या गुने एक परमाणु का द्रव्यमान। तो अब बताइए, लिख देना सही से, बोल दिए परमाणु का द्रव्यमान लिखा ले, परमाणु का द्रव्यमान। तो एक परमाणु की संख्या मान के चलते हैं n है, क्या है? n है, परमाणु संख्या n है। और एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है? छोटी m है, क्या है? छोटी m। नहीं, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। या परमाणु की संख्या को हम लोग यहाँ पर z से दिखा देते हैं, चूंकि n यहाँ भी हो जाएगा और n यहाँ भी हो जाएगा, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लग सकता है। ऐसा तो कोई दिक्कत है नहीं। हम जब वहाँ बोल दिए कि परमाणु की संख्या n है तो रहने दो, या फिर या चेंज भी कर सकते हो, z कर दो। क्या कर दो? z, कोई दिक्कत नहीं है। n भी कर सकते हो, z भी कर सकते हो। अब जो माना NCERT बुक z ही मान रहा है, तो आप z से करो, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला देता है डायरेक्ट, एकक कोशिका घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है। तो अगर उसमें अगर आपको पता नहीं रहेगा कि z क्या है तो दिक्कत में पड़ जाएगा। तो इस तरह से एकक कोशिका में परमाणु की संख्या गुने एक परमाणु का द्रव्यमान, ये हो गया। अब इसका द्रव्यमान निकालने के लिए, इसका द्रव्यमान निकालने के लिए मोलर द्रव्यमान का इस्तेमाल करना पड़ता है, मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको कि मोलर द्रव्यमान जो होगा ना उसको भागा दे देना है, किससे? अवगाड्रो नंबर से, अवगाड्रो नंबर से। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ निकालते हैं। अतः एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? मोलर द्रव्यमान बटे अवगाड्रो संख्या। क्या करना होता है? मोलर द्रव्यमान बटे अवगाड्रो संख्या, अवगाड्रो संख्या। तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकल जाएगा, कितना बोलिए? बड़ी m बटे अवगाड्रो संख्या कितना? Na।
ये हो गया। अब यहाँ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत अब नहीं है। इसलिए कुल परमाणु की संख्या, या बोल सकते हो एकक कोशिका में परमाणु की संख्या। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ से जो है हम लोग क्या करते हैं, कुल परमाणु की संख्या फिर से निकाल लेते हैं। कुल परमाणु का द्रव्यमान या एकक कोशिका का द्रव्यमान, ऐसे लिखते हैं। एकक कोशिका का द्रव्यमान कितना होगा, जेड, एम का मान क्या होगा, m/1 Na। समझ में आई ये हो गया। अब उससे ज़्यादा कुछ मत कीजिए। अब इजी वे में आप क्या करना है, फॉर्मूला जो है ना उस पर बैठा दीजिए, ठीक है ना। चूँकि घनत्व कितना होगा इसका, d, घनत्व d जो होगा, द्रव्यमान किसका, एकक कोशिका का द्रव्यमान, एकक कोशिका का द्रव्यमान, कैमरा में आ रहा है ये, एकक कोशिका का द्रव्यमान बटे आयतन, एकक कोशिका का आयतन। तो एकक कोशिका द्रव्यमान हो गया जेड एम बटे Na बटे ए क्यूब होता है। क्या होता है, ए क्यूब होगा ना इसका, भुजा आयतन जो होता है ए क्यूब होता है, भुजा क्यूब ए क्यूब। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जेड एन वही बोल रहे हैं चूंकि नंबर है ना, जेड के स्थान पे लिखा गया, एम बटे हाँ ए क्यूब इंटू Na, यही ना है, यही है। तो इस तरह से आपका घनत्व का कभी कभार एग्जाम में पूछ ही देता है, इस पर क्वेश्चन दे देगा, ठीक है ना। बोलेगा BCC या FCC का कोई भी क्रिस्टल जालक है, घनीय का कोशिका है, उसमें नंबर ऑफ, अब बताइए हम आपसे अगर पूछ देते हैं कि BCC में कितना, BCC में बोलेगा क्या, उसका मोलर द्रव्यमान इतना है और उसका घन का जो भुजा है कुछ है, तो दो चीज़ पता रहेगा ना, दो ये चीज़ मात्र पता होना चाहिए। जहाँ हम बोलेंगे BCC, समझ लेना कितना परमाणु, 2 परमाणु। तो n का मान, z का मान 2 पता चल ही नहीं गया। m मोलर द्रव्यमान आपको दिया हुआ रहेगा, a भी आपको दिया हुआ रहेगा भुजा, और सिर्फ n तो पता ही रहेगा क्योंकि आपको बता दिया गया n का मान कितना होता है, 6.023 × 10⁻23, सब कुछ पता रहेगा। तो इस तरह से इस पर एक क्वेश्चन भी बना लेंगे, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इसमें से कितना चीज़ पता होना चाहिए, मुश्किल से मुश्किल 2 चीज़ पता होना चाहिए, बशर्ते आपको देखना है कि उसमें जिक्र कर रहा है कि नहीं BCC है या सिंपल क्यूबिक है या FCC है, जो भी बोल रहा है उसमें आपको चेक कर लेना है। FCC में कोई दिक्कत नहीं ना, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फलक केंद्रित एकक कोशिका, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, अंत केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है, ये हो गया। और सिंपल क्यूबिक होता है, बस उसका कोई शॉर्ट नेम नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से इसको ध्यान में रख करके इसको याद कर लीजिए, समझ लेना है। तो इस तरह से हमने ठोसों की कितनी क्षमता होती है, कितनी संकुलन क्षमता होती है, आपने देखा कि ठोस में कितना स्थान खाली है, कितना भरा हुआ है। अब एक्चुअली क्या होता है ना कि ठोस में अपूर्णताएं भी होती है, हाँ अपूर्णता, उसमें कमियां देखी जाती है। कमियां क्या होती हैं, जैसे मान के चलो ये कोई क्रिस्टल है, उसका एक जालक लिए है, उसका जो परमाणु होता है ना, परमाणु जो है अपना स्थान चेंज कर देता है, स्थान बदल देता है, या क्या होगा, स्थान बदल देगा। मान के चलो कि ये था सिंपल क्यूबिक था, तो उसका जो परमाणु है उठ करके कहाँ चला गया, बीच में चला गया। या ऐसा भी था कि हमारा जो धन आयन था और ऋण आयन होता है ना, दोनों होता है किसी भी क्रिस्टल में जो होता है धन आयन और ऋण आयन दोनों। जैसे नमक की बात करते हैं, नमक में Na+Cl-। तो इसमें क्या देखा गया दोष में कि अगर N
Na+ आयन गायब हुआ तो Cl- भी गायब हो गया, विलुप्त हुआ। अगर Na+ तो Cl- भी विलुप्त हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में वो जगह खाली रह जाता है, जगह खाली रहता है। तो वैसे ही खाली जगह को बोलते हैं दोष। क्या बोलते हैं? दोष। और ऐसा भी होता है कि अपना जगह चेंज करके अंतराकाशीय क्षेत्र में चला गया, बीच में कहीं चला गया। जैसे मान के चलो हमारे पास एक क्रिस्टल है, क्या है? क्रिस्टल का संरचना दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये बस ये क्रिस्टल मान के चलो, ये क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में क्या हुआ? अचानक क्या हुआ कि ये गायब हो गया। क्या हो गया? गायब हो गया। गायब हो गया, गायब होगा तो ऐसे चीज़ को बोलेंगे दोष। क्या बोलेंगे? दोष। तो ये ठोसों में अपूर्णताएं हैं। तो ये अपूर्णताएं मुख्य रूप से आपको जानना है स्टाइक्योमेट्री दोष। स्टाइक्योमेट्री दोष यही मेन रूप से है। बाकी दो भी होता है जिसमें बोलते हैं हम लोग नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष, और तीसरा क्या है? धातु अधिक्य दोष, है ना। धातु अधिक्य दोष होता है, वो आपको जानना है। तो मेन रूप से आपको क्या देखना है? मेन रूप से आपको देखना है स्टाइक्योमेट्री दोष। तो हमारा जो हेडिंग रहेगा ठोसों में अपूर्णताएं, ठोसों में अपूर्णताएं, अपूर्णताएं, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले शॉर्टकी दोष। क्या देखेंगे? शॉर्टकी दोष। और उस शॉर्टकी दोष किसके अंतर्गत आता है? वो आता है आपका स्टाइक्योमेट्री दोष के अंतर्गत आता है। अब स्टाइक्योमेट्री दोष का डिफिनेशन भी जान लेंगे। स्टाइक्योमेट्री दोष, इसमें क्या होता है? इस दोष में क्या होता है ना कि बराबर संख्या में धन या ऋण, धन या ऋण दोनों बराबर संख्या में क्या होगा? विलुप्त होगा। विलुप्त होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। अर्थात आपका उदासीन रहेगा क्रिस्टल। क्या रहेगा? क्रिस्टल उदासीन रहेगा। तो लिख देना है इसमें क्या? इस प्रकार के दोष में धन आयन या ऐसे लिखिए और ऋण आयन बराबर संख्या में विलुप्त होती है। क्या होती है? विलुप्त होती है। विलुप्त होती है एवं क्रिस्टल उदासीन रहता है। क्या रहता है? क्रिस्टल उदासीन रहता है, उदासीन रहता है। समझो बात को? बराबर संख्या में रहेगा, जब भी होगा बराबर संख्या में दोनों धन या ऋण गायब होगा। ऐसे ही कंडीशन को स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइक्योमेट्री दोष। तो सबसे पहले देखते हैं क्या? रिक्तिका दोष। क्या देखते हैं? रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष में क्या होता है? रिक्तिका दोष सबसे पहला है रिक्तिका दोष। तो इस प्रकार के दोष में क्या होता है? परमाणु, अणु या आयन अपने स्थान से विलुप्त हो जाते हैं। अपने स्थान से विलुप्त हो जाते हैं। अपना स्थान से क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। अपना स्थान से विलुप्त हो गया। मान के चलो कि पहले था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पहले था, तो ये हो गया, जो डॉट करके दिखा रहे हैं, विलुप्त हो गया। क्या हो गया? विलुप्त हो गया। या यहाँ पर से विलुप्त हो गया, विलुप्त हो गया, विलुप्त हो गया। इस तरह के दोष को बोलते हैं रिक्तिका दोष। क्या बोलते हैं? रिक्तिका दोष। क्या बोलते हैं? रिक्तिका दोष। तो इस स्टाइक्योमेट्री दोष में क्या होगा? हम लोग जानेंगे 4 प्रकार का दोष। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का दोष जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे रिक्तिका दोष, उसके बाद दूसरा जानेंगे अंतराकाशीय दोष, तीसरा जानेंगे फ्रैंकल दोष, और चौथा जानेंगे शॉर्टकी दोष। 4 प्रकार का मुख्य रूप से पूछता है एग्जाम में, इसी में से पूछते रहता है। शॉर्टकी दोष क्या है, फ्रैंकल दोष क्या है, यही पूछते रहता है। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले 1 नंबर में जानेंगे, 1 नंबर में जानेंगे
रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष क्या होता है वो लिखिए, रिक्तिका दोष। तो इसमें बोल सकते हैं जब किसी क्रिस्टल में परमाणु या आयन अपने स्थान से विलुप्त हो जाते हैं, है ना, अपने स्थान से विलुप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, हो जाते हैं। इस प्रकार के दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। तो यह दोष कैसे आता है, यह दोष कैसे आता है? यह दोष जो है जब हम लोग किसी क्रिस्टल को गर्म करते हैं ना तब आता है, तब आता है। तो ये भी जान लीजिए, यह दोष या इस प्रकार का दोष, इस प्रकार का दोष क्रिस्टल को गर्म करने से आता है, ठीक है ना। इस प्रकार का दोष क्रिस्टल को गर्म, हाँ गर्म होता है कि गर्म होता है जी, गर्म करने पर उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। तो इस तरह के फिगर आपको बनाना है। रिक्तिका दोष है, क्या है ये? रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष, यही रिक्तिका दोष है। अब एक होता है क्या, अंतराकाशी दोष। तो अंतराकाशी दोष में क्या होता है, विलुप्त नहीं होता, अपने जगह से हट करके वो बीच में कहीं चला जाता है। देखिए कैसे। दूसरा क्या है, अंतराकाशी दोष। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व पर फर्क पड़ता है जी। इससे क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा, घटिए जाएगा। जब दो को खाली हो गया तो जगह और बढ़ गया तो घनत्व क्या होगा, घटबन करेगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं इस प्रकार के घनत्व में क्या होता है, सॉरी, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है ना, ये भी बोल सकते हैं। ये पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है, घट जाता है। ये हुआ। अब हम देखते हैं अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। तो अंतराकाशी दोष में क्या होता है, क्रिस्टल देखिए समझिए और परिभाषा बता देंगे कि हमारे पास मान के चलो एक क्रिस्टल है, इस तरह से सटा सटा के परमाणु को दिखा देना है। मतलब इस तरह से दिखा देना है और कोई भी एक परमाणु को हटा करके, ठीक है ना, और उसका जगह पर कुछ नहीं देना है, खाली रहेगा ऐसे, और इसका वाला यहाँ पर एक बीच में घुसा देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आ गया बीच में, अंतराकाशी क्षेत्र में चला गया, अंतराकाशी क्षेत्र में चला गया। तो इस प्रकार के दोष को बोलते हैं अंतराकाशी दोष। इसमें क्रिस्टल का घनत्व पर कोई प्रभाव, क्योंकि परमाणु तो उसी के अंदर है, कहीं गया नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो इसमें कि परिभाषा दे सकते हो, जब किसी क्रिस्टल में
किसी क्रिस्टल में परमाणु अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय क्षेत्र में अंतराकाशीय क्षेत्र में चला जाए या चला जाता है, तो इस प्रकार के दोष को अंतराकाशीय दोष कहते हैं। अंतराकाशीय दोष कहा जाता है या कहते हैं। तो इसमें घनत्व पर कोई प्रभाव पड़ा? जितना परमाणु की संख्या पहले था वैसे ही, खाली क्या हुआ, अंतराकाशीय क्षेत्र में चला गया। इस पर घनत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ लिख देना है, इस दोष में घनत्व प्रभावित या घनत्व का कोई प्रभाव नहीं होता है, या घनत्व प्रभावित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता है। इस तरह के दोष में घनत्व का कोई प्रभाव नहीं होता, या घनत्व जैसे के तैसे बना रहता है। इस तरह से कर लेना है। थोड़ा सा क्या हुआ कि चेंज करना पड़ेगा। इसमें क्या है, परिभाषा में थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया है कि अंतराकाशीय दोष में जब किसी क्रिस्टल में परमाणु अपना स्थान छोड़कर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। जब किसी क्रिस्टल में परमाणु अंतराकाशीय क्षेत्र में आ जाता है ना, छोड़कर नहीं बोलना है। छोड़कर करने से क्या होता है, ये जगह छोड़ करके यहाँ चला गया, ऐसा नहीं कि परमाणु पहले से भी यहाँ मौजूद है, लेकिन इसके अलावा अन्य कोई परमाणु आ जाता है कहीं ना कहीं, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो वैसे को बोलते हैं अंतराकाशीय दोष। क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलेंगे क्या, अंतराकाशीय दोष में जब किसी क्रिस्टल में परमाणु अपना स्थान छोड़कर नहीं लिखेंगे। किसी परमाणु में जब किसी क्रिस्टल में परमाणु अन्य परमाणु है ना, अन्य परमाणु अंतराकाशीय क्षेत्र में आ जाता है ना, आ जाता है, तो इस प्रकार के दोष को अंतराकाशीय दोष कहा जाता है। और इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व जो है प्रभावित होता है जी, बढ़ जाता है, क्योंकि पहले जितना था उससे दुगुना अधिक हो गया। ऐसे हमको लग रहा था कि दिमाग में सेट था थोड़ा सा प्रॉब्लम कि इसका वाला जगह छोड़ करके इसमें आ जाता है, लेकिन नहीं, वो होता है क्या, फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष में आता है वो सब, ठीक है ना। फ्रेंकल दोष में होता है वो सब, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, समझे ना। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो बताया था वो थोड़ा सा सुधार लीजिए, क्षमा चाहते हैं कि बताने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इस दोष में घनत्व बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। इस दोष में घनत्व बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पहले से था ये, कलर चेंज इसका सिर्फ करता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसमें दो आ गया पहले से, है ना, पहले से दो अधिक हो गया, इसलिए घनत्व बढ़ जाएगा। तो इसको बोलेंगे क्या, अंतराकाशीय दोष, है ना, अंतराकाशीय दोष। तो इसको सुधार लेना है और गलत नहीं लिखना है। गलत क्यों लिखोगे? और ये दोष जो है नॉन आयनिक, जो आयनिक नहीं है उसमें पाया जाता है। यह दोष नॉन आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है।
जो आयनिक नहीं है उसमें पाया जाएगा यह दोष, ठीक है ना। जो आयनिक नहीं है उसमें पाया जाएगा यह दोष, मतलब पहले से ज़्यादा हो जाएगा, पहले से ज़्यादा होगा, अंतरकाशी क्षेत्र में चला जाएगा, पहले से ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसे दोष को बोलते हैं अंतरकाशी दोष। शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष वो आयनिक क्रिस्टल के लिए लागू करते हैं और उसमें भी सेम स्थिति होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, विद्युता उदासीन बनाए रखना पड़ता है क्रिस्टल को। नंबर ऑफ आयन जो होता है सेम रहना चाहिए, धनायन और ऋणायन। इस पर विशेष प्रकार का फोकस रखना है कि धनायन और ऋणायन बराबर रहना चाहिए फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष में। तो वो आयनिक दोष हुआ, तो उसका भी अब हम अध्ययन करेंगे। पहले इसको कर लीजिए। तो तीसरा है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष तीसरा है फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष में क्या होता है वो देखना है 3 नंबर में। फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते रहता है। अक्सर देखे होगे कि फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष में क्या अंतर है। फ्रैंकल दोष क्या होता है सुनिए। तो सबसे पहला चीज़ ये आयनिक ठोस में दिखाया जाता है, ठीक है ना। फ्रैंकल दोष जो है आयनिक क्रिस्टल में दिखाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, फ्रैंकल दोष, यह इस प्रकार का दोष, यह दोष आयनिक दोष, आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होता है, जिसमें क्या होता है, कोई धनायन इसमें होगा अपना स्थान छोड़कर, ठीक है। कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशी क्षेत्र में चला जाता है। क्या समझे, अंतरकाशी क्षेत्र में चला जाता है। ये हुआ इसका, चला जाता है। देखिए कोई एक क्रिस्टल बनाइए और उसमें प्लस माइनस ऐसे करें, प्लस माइनस, फिर प्लस के बाद माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से दिखाते चले जाना है। फटाफट कर लेते हैं, माइनस होगा प्लस, प्लस माइनस, फिर यहाँ दे देते हैं माइनस प्लस माइनस। आयनिक क्रिस्टल है इसीलिए प्लस माइनस के रूप में दिखाया जा रहा है, प्लस माइनस प्लस। अब इसमें देखिए क्या होता है, कोई भी धनायन अपना अंतरकाशी क्षेत्र छोड़ के, अपना स्थान छोड़ के अंतरकाशी क्षेत्र में चला जाता है। सपोज करो, मान के चलते हैं यहाँ पर धनायन है ना, तो ये था धनायन, तो इसको डब्बा से दिखा दीजिए कि इसमें कुछ खाली हो गया। क्या हो गया, खाली हो गया, धनायन खत्म हो गया। तो कहाँ चला जाएगा, बीच में। कहाँ चला गया, बीच में। कहाँ चला गया, बीच में चला गया। ये जगह छोड़ करके प्लस बीच में आ गया। तो इस तरह के दोष को बोलते हैं क्या, फ्रैंकल दोष। क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है फ्रैंकल दोष में, ऐसा करने से क्या होगा, परमाणु उदासीन तो है ही, उदासीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और साथ ही साथ क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे यहाँ पर लिखना था, हम फ्रैंकल दोष वाला जो दिमाग में सेट था वही उसमें अंतराकाशी दोष जो है ना उसका जिक्र कर दिए थे, ठीक है ना। तो फ्रैंकल दोष में होता है ऐसा, फ्रैंकल दोष में ऐसा होता है। तो इसमें लिख लेना पॉइंट कि इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और आयनिक क्रिस्टल में होता लिख दिया था, इसके घनत्व पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। और विद्युता उदासीनता को बनाए रखता है, विद्युता उदासीनता को बनाए रखता है। लिखना है विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, बनाए रखता है। तो इस तरह के दोष को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रैंकल दोष। समझे बात को? और इस दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है, विस्थापन दोष, इसे विस्थापन दोष भी कहा जाता है, विस्थापन, विस्थापन दोष भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा फ्रैंकल दोष क्या है, तो वही बोलना है कि कोई आयनिक क्रिस्टल में कोई धनायन अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशीय क्षेत्र में चला जाता है, तो वैसे दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। ऐसा करने से उसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और साथ ही साथ विद्युता उदासीन भी होता है। इतना लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। और फिगर बना देना, फिगर बना देना है कि भाई जगह खाली हो गई, यहाँ पर आ गया धनायन, ठीक है ना। इस तरह के दोष को बोलते हैं फ्रैंकल दोष। क्या बोलते हैं? फ्रैंकल दोष। तो लघुत्तर आयन, ये सबसे बड़ा चीज़ है क्या कि लघुत्तर भी शब्द का इस्तेमाल करना है। आयन, धनायन करना, धनायन जो है कैसा होना चाहिए? लघुत्तर। चूँकि ऋणायन भी हो सकता था, लेकिन ऋणायन क्या बहुत ज़्यादा बड़ा, इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा ना है, इलेक्ट्रॉन आ गया तो बड़ा हो गया। तो लघुत्तर आयन, छोटा से छोटा आयन, धनायन ही हो सकता, लघुत्तर आयन, ऋणायन नहीं हो सकता। धनायन में क्या होता है? पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा निकाल करके उसको धनायन बना दिया गया। तो लघुत्तर यहाँ शब्द का इस्तेमाल कर देना है, थोड़ा सा नीचे लिख देना है लघुत्तर। लघुत्तर का मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, है ना। लघुत्तर आयन जो होता है होना चाहिए। तो लघुत्तर आयन अंतराकाशीय क्षेत्र में चला जाता है, वैसे को बोलते हैं फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष। तो ये सब दोष किस में उत्पन्न होता है? एग्जाम्पल लिख लेना है। एग्जाम्पल में यह दोष किस में उत्पन्न होता है? जैसे कि कोई भी आयनिक ठोस है, कोई भी आयनिक ठोस है, जैसे कि AgCl, AgCl। तो AgCl में क्या होता है? AgCl में क्या होगा? Ag प्लस आयन जो है क्या होगा? अपना स्थान छोड़ करके बीच में कहीं चला जाएगा, है ना। जो भी है समझे। जैसे कि आप दूसरा में ले सकते हो NaCl, क्या हो जाएगा? NaCl। तो NaCl में Na प्लस जो है अपना स्थान छोड़ करके, अब कैसे होता है देखिए, एक चीज़ बताते हैं। प्लस देखिए कैसे क्रिस्टल का निर्माण होता है, कैसे देखिए। हमको मान के चलना NaCl बनाना है, तो हम इसको थोड़ा फिगर को ख़राब कर रहे हैं। सबका बन गया है, तो Na दे दिया यहाँ, फिर Cl दे दिया, ऐसे रहता है NaCl। तो प्लस माइनस सब बरकरार रहता है सब में, Na तो यहाँ Cl, प्लस में NaCl में माइनस, है ना, फिर Na प्लस। इस तरह से अपना एगो कोई जगह खो दिया, जैसे मान के लो Na है, इसमें था तो ये जगह खाली होकर के बीच में घुस गया Na प्लस, नहीं। तो वैसे आयन को बोलते हैं, ऐसे दोष को बोलते हैं फ्रैंकल दोष। क्या बोलते हैं? फ्रैंकल दोष। अब शॉटकी दोष में क्या होता है? शॉटकी दोष में बराबर संख्या में धनायन ऋणायन क्या होता है? विलुप्त होता है। बराबर संख्या में, बराबर संख्या में विलुप्त होगा। जैसे मान के चलो कि माइनस Na प्लस विलुप्त हुआ धन, तो ऋण एगो होगा, एगो और कहीं जाके ऋण होगा। तो ये ऐसा नहीं होगा अंतराकाशीय क्षेत्र में। कोई भी अगर मान के चलते हैं यहाँ पर ये Na प्लस था, या प्लस लेके चलते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्या एग्जाम्पल में कोई भी आ सकता है, AgCl, है ना, कोई भी आयनिक यौगिक आ सकता है। तो इसलिए हम प्लस माइनस की बात करेंगे, वहाँ छोड़ देंगे अब नाम लेना, AgCl या जो भी है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस वाला गायब हुआ तो एक कहीं भी माइनस वाला गायब हो जाएगा, कहीं भी। यहाँ प्लस वाला गायब हुआ तो कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ देखो माइनस वाला गायब कर दिया, कहीं भी, ठीक है, गायब हो गया। तो इस तरह के दोष को बोलते हैं क्या? शॉटकी दोष। क्या बोलते हैं? शॉटकी दोष। हम लोग शॉटकी दोष की बात कर रहे हैं। अब शॉटकी दोष अब लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिखने जा रहे हैं? शॉटकी दोष। तो देखिए कितना आसान से, यह दोष आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होता है जिसमें बराबर संख्या में
इसमें लिखना है जिसमें बराबर संख्या में। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। हाँ, इसको भी शॉर्ट की दोष, सब तो मिट ही गया। तो शॉर्ट की दोष, शॉर्ट की दोष। तो यह दोष आयनिक क्रिस्टल में होता है जिसमें क्या होता है, बराबर संख्या में, है ना, बराबर संख्या में धन आयन एवं ऋण आयन विलुप्त होते हैं। क्या होते हैं? विलुप्त होते हैं, विलुप्त होते हैं। अब देखिए, इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, चूंकि सिंपल है कि घटते जा रहा है ना, घटते जा रहा है, तो इसके घनत्व पर प्रभाव पड़ेगा। इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ लिखे हैं इसके घनत्व घट जाता है। क्या होता है? इसका घनत्व घट जाता है, और विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। उदासीन हुआ कि नहीं, बताइए क्यों? जितना संख्या में एक प्लस गया तो एक माइनस गया, तो जैसे था पहले वैसे ही धनायन और ऋणायन संख्या समान हो रहा है, इसलिए विद्युत उदासीन रहेगा। इसके विस्थापन, इसे कोई दोष का नाम नहीं दिया गया, इसको मिटा देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो एग्जाम्पल होगा, समझिए, ये फिगर था ना, फिगर में फिर दोबारा नहीं बनाएंगे। हमको भी क्या करना है, पर प्लस माइनस पर ध्यान देना है और जगह खाली कर देना है। दो जगह खाली कर देना है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, यही है। तो बराबर संख्या में क्या होता है, धनायन और ऋणायन विलुप्त होता है। तो इस प्रकार के दोष को शॉर्ट की दोष के नाम से जाना जाता है। तो शॉर्ट की दोष, तो उदाहरण में जैसे कि इसमें उदाहरण क्या देखना, सिंपल है। NaCl है तो Na प्लस भी गायब हो जाएगा, Cl माइनस भी गायब हो जाएगा, है ना। तो यही सब ध्यान देना है। उदाहरण कुछ नहीं ले सकते हैं इसमें, एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले सकते हैं, कुछ नहीं लेना। बस ये समझना है कि NaCl हमारे पास क्रिस्टल था भाई, तो क्या हुआ कि Na प्लस और Cl माइनस था, तो बराबर संख्या में E भी गायब हो गया और E भी गायब हो गया, दोनों विलुप्त हो गया, दोनों एक साथ विलुप्त हो गया। तो विलुप्त हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्रिस्टल उदासीन रह गया, लेकिन उसके घनत्व का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ये तो सोचने वाली बात है कि जब बराबर संख्या में विलुप्त हो रहा है तो उसके घनत्व को प्रभावित करेगा। अब प्रभावित क्या करेगा, घनत्व घट जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है शॉर्ट की दोष, फ्रैंकल दोष पूछता है एग्जाम में, और पूछता है। आप देखिएगा क्वेश्चन निकाल करके, बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड ही क्यों ना हो, उसमें शॉर्ट की दोष पूछेगा, फ्रैंकल दोष पूछेगा, पूछता है। तो आज का यहीं पर क्लास को समाप्त किया जाता है। एक क्लास और होगा इसका, तो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था पूरा खत्म हो जाएगा, और फिर दूसरा हम लोग का अगला चैप्टर होगा विलियन। क्या होगा? विलियन सॉल्यूशन चलेगा। तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें। और सबसे बड़ी बात कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी क्लास हो रही है, और आने वाले समय में इसका ऐप भी एक लॉन्च किया जाएगा इस एक्सीलेंस एजुकेशन के नाम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।